शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव और निदेशालय, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टोरेट। केंद्र स्तर पर जहां 3 अलग अलग सचिवालय बनाए गए हैं, वहीं राज्य में तीनों का एकीकरण करते हुए केवल एक राज्य सचिवालय की स्थापना की गई है। केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र के जो ये 3 अलग अलग सचिवालय हैं, तीनों को आपस में मिला दिया गया और राज्य में केवल एक राज्य सचिवालय की स्थापना की गई। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है। केंद्रीय सचिवालय हेडलेस संस्था है। मंत्रिमंडल सचिवालय का मुखिया मंत्रिमंडल सचिव होता है और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुखिया को प्रधान सचिव कहते हैं। हम कह सकते हैं कि राज्य सचिवालय बराबर केंद्रीय सचिवालय प्लस मंत्रिमंडल सचिवालय प्लस प्रधानमंत्री कार्यालय। और या दूसरे शब्दों में उसी बात को कहें तो मुख्य सचिव बराबर मंत्रिमंडल सचिव प्लस प्रधान सचिव। केंद्र में 3 अलग अलग सचिवालय, राज्य में तीनों का एकीकरण। केंद्रीय सचिवालय शीर्षहीन संस्था। मंत्रिमंडल सचिवालय का मुखिया मंत्रिमंडल सचिव। प्रधानमंत्री कार्यालय का मुखिया प्रधान सचिव और राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव। तो कहा जाता है कि राज्य का मुख्य सचिव केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव से ज्यादा शक्तिशाली है। मुख्य सचिव बराबर मंत्रिमंडल सचिव प्लस प्रधान सचिव। क्यों हमने ऐसा किया कि केंद्र में तो 3 अलग अलग सचिवालय बनाए, राज्य में तीनों का एकीकरण कर दिया गया? 2 प्रमुख कारण इसके पीछे उत्तरदायी माने जाते हैं। एक कि जितने महत्व के विषय संघ सूची के हैं, उतने महत्व के विषय राज्य सूची के नहीं हैं। केंद्र सरकार के या संघ सूची के विषय ज्यादा हैं, उनका महत्व ज्यादा है, उनकी जटिलता ज्यादा है, तो वहां विशेषज्ञता की ज्यादा जरूरत को ध्यान में रखते हुए 3 अलग अलग सचिवालयों की स्थापना कर दी गई है। लेकिन राज्य सूची के, राज्य सरकार के विषय कम हैं, उनका महत्व कम है, वहां ये 3 अलग अलग सचिवालय बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य कानूनन या संवैधानिक दृष्टि से ऐसा करने या नहीं करने के लिए बाध्य हो। राज्य सरकारों की इच्छा है, अगर वो चाहें तो वो भी केंद्र की तर्ज पर राज्य में 1 से ज्यादा सचिवालयों की स्थापना कर सकती हैं और समय समय पर कई राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को भी मिलती है। कई राज्यों में केंद्र के प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री कार्यालय दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, कई राज्यों में ऐसा। केंद्र के मंत्रिमंडल सचिवालय की तर्ज पे भी राज्य में मंत्रिमंडल सचिवालय देखने को मिलता है। झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तो सरकारों की मर्जी है ये। सरकार के सहयोग के लिए, उन्हें परामर्श और मदद के लिए ये संस्थाएं बनाई गई हैं। इनका कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। तो सरकारें जिनके मुखिया प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इन संस्थाओं में कमी बढ़ोतरी कर सकते हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें जरूरत है।
तो एक कारण तो हम बात कर रहे हैं कि जितने महत्व के विषय केंद्र के हैं उतने राज्य के नहीं हैं, और दूसरा और एक कारण कि केंद्र की तुलना में राज्यों की वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है, तो इसलिए भी अलग अलग नई संस्थाएं बनाने के लिए वो सक्षम नहीं है। जितने ज्यादा हम कार्य विभाजन करेंगे, नई नई संस्थाएं बनाएंगे, खर्च उतने ज्यादा होंगे। राज्यों की वित्तीय स्थिति भी ऐसी नहीं है, तो इसलिए भी फिर अलग अलग संस्थाएं नहीं बनाएंगे। लेकिन अगेन जैसा हम बात कर, राज्यों की मर्जी है, उन्हें लग रहा है कि वो इनके खर्च उठाने में सक्षम है तो करें। तो राज्य सचिवालय में केंद्र के तीनों सचिवालयों का एकीकरण कर दिया गया। उसी का परिणाम हुआ कि राज्य सचिवालय का मुखिया जो मुख्य सचिव है, उसके पद में मंत्रिमंडल सचिव और प्रधान सचिव दोनों की भूमिकाओं का एकीकरण हो गया। केंद्र में 3 अलग अलग सचिवालय हैं। बड़ी खूबी से उन तीनों का एकीकरण किया गया है। एक सतवीर, ये कैसे जाएगा? क्या हो गया? इसको पहले उसको खोल लें। तो केंद्र में 3 अलग अलग सचिवालय बनाए गए। केंद्रीय सचिवालय प्लस मंत्रिमंडल सचिवालय प्लस
प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय का संगठन हम देख रहे हैं। कि राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री है और प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव है। विशेष या अतिरिक्त सचिव है। संयुक्त सचिव है और नीचे ग्रुप डी कर्मचारी तक केंद्रीय सचिवालय का संगठन होता है। 9 स्तर या ग्रेड होते हैं। सचिव, विशेष या अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, उसका सहायक, ग्रुप सी कर्मचारी, ग्रुप डी कर्मचारी। ये एक विभाग का पद सोपान है। मान लीजिए वित्त, तो वित्त का है ये। सेम गृह का है। सेम शिक्षा, स्वास्थ्य, सबका ये पद सोपानिक क्रम है और इनको संयुक्त रूप से नाम दिया गया है केंद्रीय सचिवालय का। हर विभाग के अपने अपने सचिव, ग्रुप डी कर्मचारी तक उनकी पूरी एक हायरार्की। हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं सचिवालय में। इन सबको सामूहिक रूप से केंद्रीय सचिवालय की संज्ञा दी गई। हर विभाग के अपने अपने सचिव हैं, लेकिन इनका कोई ओवरऑल हेड नहीं है, तो इसे हमने शीर्षहीन निकाय या हेडलेस बॉडी के रूप में देखा। मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन की जहां तक बात है, तो हम देख रहे हैं कि इसका मुखिया मंत्रिमंडल सचिव है और बाकी पद सोपान बिल्कुल वही है जो कि केंद्रीय सचिवालय का है। बस मंत्रिमंडल सचिवालय के मुखिया को हम मंत्रिमंडल सचिव कहते हैं और बाकी फिर विशेष या अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, नीचे ग्रुप डी कर्मचारी तक पूरा पद सोपानिक क्रम वही। और प्रधानमंत्री कार्यालय है जिसका मुखिया प्रधान सचिव है और फिर पूरा पद सोपान इसका भी वही है। प्रधान सचिव, उसके बाद विशेष या अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और नीचे तक पूरा पद सोपान वही। केंद्र में ये 3 अलग अलग संस्थाएं बना दी गई। केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। हमें इन तीनों का एकीकरण करना है और राज्य सचिवालय की स्थापना करनी है। तीनों का एकीकरण कैसे? तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया कि इन दोनों को आपस में मिलाया और दोनों को मिला के बस एक ही हो गया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। हम देखते हैं कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल सचिव है ये प्रधानमंत्री को तब सहयोग देता है जब वो मंत्रिमंडल के अध्यक्ष या टीम के कप्तान के रूप में काम करते हैं। और दूसरा प्रधान सचिव है जो प्रधानमंत्री को उस समय सहयोग देता है जब वो टीम के मेंबर के रूप में काम करते हैं। 2 अलग अलग भूमिकाओं के लिए हमने प्रधानमंत्री के लिए 2 अलग अलग सहयोगियों की व्यवस्था कर दी है। लेकिन राज्य में
मुख्यमंत्री के लिए हमने ये दो अलग अलग सहयोगियों की व्यवस्था नहीं की, दोनों को मिला के एक ही सहयोगी मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी के पद का सृजन हुआ और कहा गया कि हर रूप में मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता यही होगा, चाहे मुख्यमंत्री टीम के कैप्टन के रूप में काम करें तब भी और चाहे वो टीम के मेंबर के रूप में काम करें तब भी। प्रधानमंत्री के लिए हैं दो अलग अलग सहयोगी, राज्य में ना उतनी जरूरत है, ना काम उतने, ना महत्व उतना, ना पैसा उतना, तो एक मुख्य सचिव होगा, हर रूप में मुख्यमंत्री का वही प्रमुख परामर्शदाता होगा। तो दो को मिला के हमने एक कर दिया। देखिए आप, अगर एक संस्था हमने कम की मतलब कम से कम 500-700 1000 आदमी कम हो गए। पूरी संस्था है ये जिसमें सचिव से लेके ग्रुप डी कर्मचारी तक हम देखते हैं कि सैकड़ों इनफैक्ट हजारों लोग काम कर रहे हैं। दो की जगह एक कर दिया मतलब पूरी एक संस्था तो उतनी, तो सैकड़ों लोगों की फौज कम हो गई, कितने खर्च बच जाएंगे। तो अब नहीं है ऐसी दो अलग अलग परामर्शदाताओं की जरूरत राज्य में। एक केंद्र इतने बड़े देश का पीएम है और वो एक छोटे से राज्य का सीएम है, तो भाई अंतर तो है ही। अब ऐसा कर सकते थे हम कि केंद्रीय सचिवालय की तर्ज पे बना लेते राज्य सचिवालय, सेम जैसा केंद्र में केंद्रीय सचिवालय में हर विभाग के सचिव हैं, पूरा पद सोपान है, राज्य में उसी तरह से राज्य सचिवालय हम कॉपी कर लेते। जिस तरीके से केंद्रीय सचिवालय हेडलेस है उसी तरीके से राज्य सचिवालय को भी हेडलेस कर देते और मुख्य सचिव का अलग ऑफिस बना देते, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, नीचे ग्रुप डी तक, उसमें सैकड़ों हजारों लोग जितने होने थे हो जाते। तो दो हो जाते, एक राज्य सचिवालय बिल्कुल केंद्रीय सचिवालय की तर्ज पे और दूसरा मुख्य सचिव का कार्यालय जिसमें हम इन दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया, दो ये अलग अलग भी नहीं बनाए, बल्कि केवल मुख्य सचिव का पद उठाया और उसे हमने यहीं जो विभिन्न विभागों के सचिव हैं इनका हेड बना के बिठा दिया। केंद्रीय सचिवालय जैसा बनाया राज्य सचिवालय, हर विभाग के अपने अपने सचिव और फिर उनका पूरा पद सोपान, लेकिन मुख्य सचिव को उन्हीं सचिवों के सिर पे उनका बॉस बना के बिठा दिया। अलग से कोई पूरा मुख्य सचिव का कार्यालय जैसा अलग से नहीं बनाया, उन सचिवों का बॉस बना के बिठा दिया मुख्य सचिव को। तो परिणाम आप देखिए। अब राज्य सचिवालय का संगठन क्या, मुख्यमंत्री राजनीतिक अध्यक्ष हो जाएगा, फिर मुख्य सचिव जो कि प्रशासनिक अध्यक्ष होगा, तब उसके बाद विभिन्न विभागों के सचिव, सचिव 1, सचिव 2, सचिव 3, अलग अलग विभागों के सचिव, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, गृह, सब सचिव, और बाकी पद सोपान वही जो केंद्रीय सचिवालय का है, या इन जनरल जो सचिवालय का है वही 9 स्तर या ग्रेड हैं सचिव से लेके नीचे ग्रुप डी कर्मचारी तक, तो बाकी वही हो गया। तो देखिए कितना खूबसूरती से हमने केंद्र के तीनों को आपस में मर्ज कर दिया। वो समस्या भी दूर हो गई कि केंद्रीय सचिवालय हेडलेस है, यहां हेड भी मिल गया राज्य सचिवालय को।
अलग कोई ऑफिस भी नहीं बनाना पड़ा। मंत्रिमंडल सचिव और प्रधान सचिव को आपस में मर्ज करके बस एक मुख्य सचिव का पद सृजित हो गया। तो ये राज्य सचिवालय का संगठन है। इसी तरीके से बस कामों को मर्ज कर दिया गया है। जैसा ये संगठन का मर्ज आप देख रहे हैं, वैसे ही काम मर्ज हो गए। क्योंकि अब एक ही संस्था है, सरकार की परामर्शदाता है, तो काम भी उसी तरह से मर्ज। क्या एक बार लिस्ट आप देख लें कामों की, जानते हैं आप सब कुछ है। लिखा है, देखिए, सचिवालय स्टाफ एजेंसी है। इसका प्रमुख कार्य मंत्री को उसकी भूमिका के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है। तो हम पढ़ ही रहे हैं स्टाफ एजेंसियां कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री, इन सबको इनके कार्यों में मदद और परामर्श के लिए कुछ सहयोगी संस्थाओं की जरूरत होती है, जिनको हम नाम देते हैं स्टाफ अभिकरण। उन्हीं की भूमिका हम देख रहे हैं। तो राज्य सचिवालय भी एक स्टाफ एजेंसी है। सचिवालय द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो क्या काम है उसके, प्रमुख कामों की यहां लिस्ट है, बस एक बार मैं पढ़ देता हूं। जो केंद्रीय सचिवालय के काम हैं, जो मंत्रिमंडल सचिवालय के काम हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के काम हैं, बस उनका मर्ज कर देना है। तो देखें, राज्य सरकार की नीतियां, कार्यक्रम तैयार करना, उनके बीच में तालमेल या समन्वय की स्थापना करना, अपने विभाग के बजट तैयार करना, व्यय पर नियंत्रण रखना, नीतियों से जुड़े नियम विनियम बनाना, क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा जो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है उनकी मॉनिटरिंग करना, सब केंद्रीय सचिवालय के काम है। यहां राज्य सचिवालय कर रहा है वो काम। नीतियों के क्रियान्वयन के परिणामों की समीक्षा करना, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना, मंत्रिमंडल सचिवालय वाले काम भी ऐसे ही करने हैं। सचिवालय की भूमिका निभाए, समन्वयकर्ता की भूमिका निभाए, प्रारंभकर्ता विभाग की भूमिका, तो वो सारे काम इसे करने। संगठन और पद्धति से जुड़े कार्य करना, संगठन पद्धति O&M जो कि प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसके जो सुधार के लिए सुझाव हैं, सिफारिशें हैं, उनको लागू करना। मंत्रियों को विधानमंडल से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करना। प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर तैयार करना है, विधेयकों के प्रारूप तैयार करना है। अपने विभाग के प्रमुखों की नियुक्ति करना, उनके वेतन, प्रशासन, इस तरह के काम देखना। देखिए, सूचना भंडार के रूप में काम करना। केंद्रीय वहां मंत्रिमंडल सचिवालय का काम है सूचना भंडार के रूप में काम, सारी सूचनाएं उसके पास हैं। यहां राज्य सचिवालय का काम। और आगे बढ़े तो राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार कैसे होगा, उसके उपाय, जनता की जो शिकायतें हैं, अपीलें हैं, उनका समाधान, निराकरण, सेवा संबंधी नियमों का अनुमोदन, उनमें संशोधन। तो जो काम केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय में विभक्त हो गए हैं, यहां संयुक्त रूप से राज्य सचिवालय के द्वारा उन सारे कार्यों का संपादन किया जाता है। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है, उसके भी काम अलग से लिखे हैं। यहां भी बस जो मंत्रिमंडल सचिव के काम हैं और जो प्रधान सचिव के काम हैं, दोनों को आपस में मिला दिया गया है, तो मुख्य सचिव के काम हो गए।
पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसा हम देख रहे हैं कि जो मुख्य सचिव है ये राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा होती है। जैसे केंद्र में नियुक्ति समिति है, राज्य में भी वैसे नियुक्ति समिति है। उसकी सिफारिश पर मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्य में सबसे जो वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है या सीनियर आईएएस राज्य में, उसे मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। राज्य कैडर का जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस है, पूरे देश का जो सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य आईएएस होता है, वो मंत्रिमंडल सचिव बनाया जाता है, परंपरा है। और उसी तरह से राज्य में परंपरा है कि जो राज्य में सबसे वरिष्ठतम, सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, मुख्य सचिव के पद पर उसकी नियुक्ति की जाती है। हालांकि केंद्र में तो इस परंपरा का पालन होता है, राज्यों में अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि इस परंपरा का पालन नहीं होता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र में तो दो अलग अलग सहयोगी हैं पीएम के लिए, एक मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा प्रधान सचिव। मंत्रिमंडल सचिव में वो परंपरा का पालन कर लेते हैं, प्रधान सचिव अपनी पसंद के व्यक्ति को बना लेते हैं। राज्य में तो एक ही है, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता वही है। अब वहां मुख्यमंत्री के सामने दुविधा है कि परंपरा का पालन करें तो फिर पसंद का क्या होगा। और अक्सर आप देखिए हम लोगों के देश में जब लड़ाई परंपरा बनाम पसंद की होती है तो जीत फिर पसंद की ही होती है, वो कोई भी संदर्भ क्यों ना। और कहा जाता है कि परंपराएं तो बनी ही हैं तोड़ने के लिए। और आजकल की पीढ़ी को तो बड़ा मजा आता है पुरानी परंपराओं को तोड़ने में, उनके विपरीत जाके काम करने में। कोई संवैधानिक कानूनी बाध्यताएं तो है नहीं है, बस परंपराएं हैं। तो परंपरा है कि जो सबसे सीनियर आईएएस होता है राज्य में, उसकी नियुक्ति की जाती है मुख्य सचिव के पद पे। लेकिन बस ये परंपरा है, मानना नहीं मानना पूरी तरह से मुख्यमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर है। मुख्यमंत्री का ये प्रमुख परामर्शदाता है। मुख्यमंत्री इसके लिए जिस व्यक्ति को सबसे उपयुक्त समझते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का मुखिया है। इसके काम आप देखें तो स्क्रीन पे हैं। देखिए लिखा है पहला कि राज्य के प्रशासन को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री को परामर्श देना और प्रशासन तंत्र का नेतृत्व करना। मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता है, लिखा है मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री का प्रमुख परामर्शदाता होता है, मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता करता है, जरूरी सामग्री आंकड़े उपलब्ध कराता है। इसे मंत्रिमंडल सचिव की भूमिका भी निभानी है और इसे मंत्री प्रधान सचिव की भी। मतलब मुख्यमंत्री जब टीम के कैप्टन के रूप में काम करें तब भी सहयोग इसी को देना है, और जब वो टीम के मेंबर के रूप में काम करें तब भी सहयोग इसी के द्वारा दिया जाना है। मंत्री परिषद के सचिव के रूप में राज्य की शासकीय नीतियों के निरूपण में सहायता प्रदान करना। वहां हम देखते हैं मंत्रिमंडल सचिव ये भूमिका निभाता है केंद्र में, पूरे वो उस ग्रुप का सचिव होता है या उसके मुखिया के रूप में पीएम का सचिव होता है। यहां मुख्य सचिव उस काम को करेगा मंत्री परिषद के सचिव के रूप में। केंद्र संबंधों, क्षेत्रीय परिषदों के कार्यों, अंतर्राज्यीय संपर्क के क्रम में पत्र व्यवहार समन्वय करना।
संघात्मक शासन व्यवस्था है, एक राज्य का मुख्य सचिव है और इतने सारे राज्य हैं हमारे देश में, आपस में कोऑर्डिनेशन है, केंद्र के साथ संबंध है, रीजनल काउंसिल्स या क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं, उनसे जुड़े कामकाज देखने हैं तो वो इसके द्वारा होते हैं। और देखिए, संसद तथा राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्य सूचनाएं उपलब्ध करवाना, मतलब जो संसदीय उत्तरदायित्व थे उनको पूरे करने में मदद करना। संसद में भी आजकल देखिए कि राज्यों से जुड़े मुद्दे उठा दिए जाते हैं, विधानसभा में तो उठते ही हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर अब उनके जवाब चाहिए है, उनसे जुड़ा डेटा चाहिए है, तो वो सब ये देखता है काम। अगला देखिए, संपूर्ण सचिवालय का सामान्य निरीक्षण पर्यवेक्षण नियंत्रण, पूरे सचिवालय का हेड है तो ये काम उसे करना है। केंद्र सरकार से समस्त महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करके मुख्यमंत्री को देना। भाई केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करेगा मुख्य सचिव है, कल के दिन अवधि प्रणाली से केंद्र में भी आएगा, केंद्र और राज्य को जोड़ने वाली कड़ी है, केंद्र से जो भी सूचनाएं मिलेंगी, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख है, इस तक आएंगी, ये मुख्यमंत्री को बताएगा। सचिवों का प्रमुख है तो विभिन्न सचिव समितियों की अध्यक्षता करेगा। केंद्र में देखिए मंत्रिमंडल सचिव, विभिन्न सचिव समितियों का अध्यक्ष होता है, यहाँ मुख्य सचिव जो भी सचिव समितियां बनाई जाएंगी उनकी अध्यक्षता करेगा। राज्य जिस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उसका सचिव मुख्य सचिव हो जाएगा। हमारे देश में 6 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं, चारों दिशाओं की 4, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक मध्य क्षेत्रीय परिषद, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, उस क्षेत्र के 5-6 राज्य उसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वैसे तो गृह मंत्री होते हैं, लेकिन कामकाज संभाला जाता है बारी बारी से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। एक एक साल एक एक राज्य का मुख्यमंत्री इनकी अध्यक्षता करता है। तो जिस साल उस राज्य का मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का कार्यभार देख रहा है तो उसका सचिव मुख्य सचिव हो जाता है। अब उसके कार्यों शक्तियों का विस्तार एक तरह से पूरी क्षेत्रीय परिषद तक, मतलब उसके जो 5-6 राज्य हैं उन तक विस्तृत हो जाता है। राज्य सरकार केंद्र एवं अन्य सरकारों के मध्य संपर्क सूत्र, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही, ये सब काम देखिए। लोक सेवाओं का अध्यक्ष है, राज्य का सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है, मुखिया है उनका। कर्मचारियों की नियुक्ति, ट्रांसफर, हटाना, इस तरह के काम सब करना है इसे। आपातकाल हो, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 360 के तहत वित्तीय आपात, तो फिर देखिए एक तरह से नर्व सिस्टम की तरह काम करना है। तो आपातकाल में नेता रहें नहीं रहें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो रहते ही हैं, और वास्तव में तब पूरे शासन प्रशासन के संचालन की बागडोर उन्हीं के कंधों पे आ जाती है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि राज्य में अगर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाए तब तो कहनी क्या। 356 के तहत राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद चले जाते हैं, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य के शासन का संचालन करते हैं, मुख्य सचिव रहता है। अभी तक जो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता था सामान्य स्थिति में, राष्ट्रपति शासन के दौरान वो राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता बन जाता है। और तब वास्तव में आप देखेंगे उस राज्य के प्रशासन का संचालन मुख्य सचिव के द्वारा ही संपन्न होता है। एक बहुत बड़ी शक्ति या ताकत होती है ये मुख्य सचिव के हाथ में।
ये सब कुछ मुख्य सचिव के काम कहलाते हैं। उसी बात को थोड़ा सा दूसरे रूप में कहें तो मुख्य सचिव की भूमिका 5 रूपों में चर्चा की जाती है। वही जो आप उस तरह से 13-14 पॉइंट देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ मेन कैटेगरी में बांटा जाए तो 5 मुख्य रूपों में ये भूमिका निभाता है। एक, मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। देखिए, प्रमुख परामर्शदाता मुख्य सचिव ही है मुख्यमंत्री का। दूसरा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, वो सबसे सीनियर लोक सेवक है, राज्य का सभी लोक सेवकों का हेड है वो। तीसरा, कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में भी काम करता है वो। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से हम देखते हैं केंद्र में ऐसे मंत्रालय विभाग जो किसी मंत्री के पास ना हो, वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। उसी तरह से राज्य में ऐसे मंत्रालय और विभाग जो किसी मंत्री के पास ना हो, वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। केंद्र में प्रधान सचिव है जो उन विभागों के कामों के संचालन में प्रधानमंत्री को सहयोग देता है। और यहां आप देखेंगे कि ऐसे मंत्रालय विभाग जो मुख्यमंत्री के पास हैं, उनमें मुख्य सचिव के द्वारा सहयोग दिया जाता है। उसी बात को लिखा गया है कि कुछ विभागों के सचिव के रूप में भी काम करता है। अगर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय राज्य में अपने पास रखा है तो मुख्य सचिव ही वित्त सचिव भी हो जाता है। अगर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है तो मुख्य सचिव ही गृह सचिव बन जाता है। तो कई सारे विभागों का मुखिया भी है ये, ऐसे विभाग जो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। उसके अलावा आप देखिए तो विभिन्न स्तरों पर समन्वयकर्ता की भूमिका भी निभाना है इसको। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय, एक राज्य का दूसरे राज्य में समन्वय, क्षेत्रीय परिषद में काम, तो ये सब काम। और प्लस लास्ट आप देख रहे हैं आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात हो, 360 के तहत वित्तीय आपात हो, महत्वपूर्ण भूमिका है ही। और जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाए तब तो हम बात कर रहे हैं कि कहना ही क्या, मुख्य सचिव की शक्तियां अपनी चरम सीमा पे होती हैं। पूरे राज्य का कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा मुख्य सचिव ही बन जाता है। तो वो उन 13-14 पॉइंट को अगर दूसरे रूप में कहा जाए तो इन 5 पार्ट में डिवाइड करके हम मुख्य सचिव की भूमिका की चर्चा कर सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए राज्य के मुख्य सचिव और केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव को, कुछ समानताएं भी हैं इनमें, कुछ असमानताएं भी हैं इनमें। कहा जाता है कि राज्य का मुख्य सचिव केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव से ज्यादा शक्तिशाली होता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि राज्य के मुख्य सचिव के समतुल्य पद केंद्र स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। क्या समानताएं हैं मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल सचिव के बीच में, और क्या असमानताएं हैं आप देख सकते हैं। समानताएं तो कुछ पॉइंट यहां स्क्रीन पे हैं। पहली बात कि दोनों अपने अपने मुख्य कार्यपालकों के प्रमुख सलाहकार हैं, तो ठीक है बात। मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री का सलाहकार और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार। दोनों अपने अपने प्रशासन के मुख्य समन्वयक हैं, तो समन्वयकर्ता की भूमिका दोनों निभा रहे हैं। दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल के सचिव हैं, तो पूरे टीम के सचिव हैं ये। दोनों अपने अपने कैबिनेट सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
दोनों पदों की उत्पत्ति केंद्र स्तर पर हुई है। ये जो संस्थाएं हैं, हमें वास्तव में ये संस्थाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं आपसे, ये सचिवालय व्यवस्था, सचिवालय में आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य सचिव वगैरह, ये सब हमें ब्रिटिश शासनकाल की देन है। अंग्रेजों के समय ये सब संस्थाएं बनी थी और उसी संदर्भ में ये पॉइंट लिखा है कि मंत्रिमंडल सचिव की भी शुरुआत केंद्र स्तर पर ही हुई थी और मुख्य सचिव की शुरुआत भी केंद्र स्तर पर ही हुई थी। वो तो स्वतंत्रता के बाद हमने फिर मुख्य सचिव राज्य में कर दिए और मंत्रिमंडल सचिव केंद्र में। अदरवाइज उस समय कोई संघात्मक शासन जैसा सिस्टम तो था नहीं अंग्रेजों के जमाने में। मुख्य सचिव का पद भी केंद्र स्तर पर ही सृजित किया गया था, मंत्रिमंडल सचिव का पद भी वहीं बनाया गया था। तो वो पॉइंट लिखा है, दोनों अपने अपने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं, दोनों अपनी अपनी लोक सेवाओं के प्रमुख हैं। तो ये तो समानताएं हैं इनके बीच में। और अंतर देखिए, दोनों के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण अंतर हैं और इन्हीं अंतरों के आधार पर कहा गया है कि राज्य का मुख्य सचिव केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सबसे बड़ा अंतर जो ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं पीछे, कि मुख्य सचिव बराबर मंत्रिमंडल सचिव प्लस प्रधान सचिव। केंद्र में तो अलग अलग सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, दोनों के अलग अलग मुखिया, मंत्रिमंडल सचिव, प्रधान सचिव, दोनों प्रधानमंत्री के प्रमुख परामर्शदाता। राज्य में दोनों का एकीकरण करके एक ही पद बनाया गया मुख्य सचिव, दोनों की भूमिकाएं उसमें निहित कर दी गई। स्वाभाविक सी बात है कि मुख्य सचिव की भूमिका ज्यादा बढ़ गई। दूसरा पॉइंट आप देखिए, लिखा है मुख्य सचिव बराबर गृह सचिव प्लस वित्त सचिव प्लस कार्मिक सचिव। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता है। अक्सर आप देखेंगे राज्य में मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे विभाग अपने पास रखते हैं। परिणाम इनके सचिव भी मुख्य सचिव ही हो जाते हैं। केंद्र में या तो ये मंत्रालय विभाग प्रधानमंत्री अपने पास नहीं रखते हैं, और या अगर अपने पास रखते भी हैं तो इनका सचिव प्रधान सचिव होता है। भाई, ऐसे मंत्रालय विभाग जो प्रधानमंत्री के पास हैं उनमें सहयोगी प्रधान सचिव है। मतलब कहने का कि मंत्रिमंडल सचिव के पास इनसे जुड़ी हुई कोई अतिरिक्त भूमिका नहीं है, लेकिन राज्य में मुख्य सचिव ही अक्सर इन विभागों का सचिव होता है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। अगला देखेंगे कि ज्यादा प्रभावशाली समन्वयकर्ता और ज्यादा प्रभावशाली नियंत्रण मुख्य सचिव कर पाता है, इसलिए कि ये सचिवों का बॉस है, पद सोपान में उनका सीनियर है। जबकि मंत्रिमंडल सचिव सचिवों का बॉस नहीं होता है, वो केवल उनके बीच में समन्वयकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय अलग संस्था है, केंद्रीय सचिवालय अलग। बस मंत्रिमंडल सचिव से हमने कहा है कि वो विभिन्न सचिवों के बीच में समन्वय करे, तो वहां वो समन्वय करता है। और यहाँ राज्य सचिवालय में सचिवों के ऊपर बैठा है मुख्य सचिव, वो उनका बॉस है। स्वाभाविक सी बात है, बॉस के जितनी भूमिका है अपने अधीनस्थ के कामों में, उतनी एक समन्वयकर्ता की भूमिका कभी नहीं हो सकती। उसके अलावा देखें, राज्य में एक विभाग होता है सामान्य प्रशासन विभाग, उसका मुखिया, राजनीतिक मुखिया हमेशा सीएम होता है, मतलब प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव हो जाता है।
अगर सामान्य प्रशासन विभाग की हायरार्की देखेंगे आप राज्य में, मुख्यमंत्री, राजनीतिक अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रशासनिक अध्यक्ष, उसके नीचे कमिश्नर, उसके नीचे कलेक्टर। कलेक्टर जिला प्रशासन का मुखिया है और जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर आता है, और पद सोपान में उसका मुखिया मुख्य सचिव होता है। परिणाम कि कलेक्टर के कामों में मुख्य सचिव का सीधा सीधे हस्तक्षेप देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भारतीय प्रशासन की धुरी जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन का माई बाप कलेक्टर होता है और कलेक्टर का माई बाप मुख्य सचिव। हमारे देश में जिला प्रशासन की और उसके मुखिया के रूप में कलेक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और कलेक्टर के कामों में सीधा सीधे हस्तक्षेप होता है मुख्य सचिव का। मंत्रिमंडल सचिव के पास ऐसी कोई भूमिका नहीं होती है। अगला हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय परिषदें। कि हमने क्षेत्रीय परिषदें बनाई हैं, बारी बारी से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उनका काम संभाला जाता है। जिस एक साल मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कर रहा है तो उस एक साल मुख्य सचिव उसका सचिव बन जाता है। वो एक ऐसी भूमिका है जो मंत्रिमंडल सचिव के पास नहीं है। राज्य में राज्य नियोजन बोर्ड बनाए गए हैं, उनका मुखिया मुख्यमंत्री होता है तो उनका भी सचिव मुख्य सचिव हो जाता है। केंद्र में इस तरह की भूमिका भी मंत्रिमंडल सचिव के पास नहीं है। योजना आयोग, अब नीति आयोग, इनके अलग सचिव हैं और नहीं तो फिर प्रधान सचिव मदद करता है प्रधानमंत्री को इन कामों में। मंत्रिमंडल सचिव की कोई भूमिका नहीं होती। वहां दो अलग अलग हैं, मंत्रिमंडल सचिव भी प्रधान सचिव भी, तो काम बट गए हैं। यहां सब मुख्य सचिव को करने। और सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उस राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य सचिव ही होता है। मुख्यमंत्री चला जाता है लेकिन मुख्य सचिव रहता है। ये राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता बन जाता है और तब वास्तव में उस राज्य के प्रशासन का संचालन मुख्य सचिव के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल सचिव के पास इस तरह की भी कोई भूमिका नहीं है। और इन्हीं सब आधारों पर कहा गया है कि केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव की तुलना में राज्य का मुख्य सचिव ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब ये बात और है कि मंत्रिमंडल सचिव पूरे देश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सबसे वरिष्ठतम लोक सेवक है और मुख्य सचिव राज्य का सबसे वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि पिछले कुछ समय से मुख्य सचिव की इस स्थिति में गिरावट भी दर्ज की गई है। कुछ समस्याएं, कुछ कमियां, आलोचनाएं भी हैं मुख्य सचिव के संदर्भ। सबसे बड़ी बात तो वही जो हमने कहा कि परंपरा का पालन हो या पसंद का, उसी से जुड़े 2-3 पॉइंट हैं यहाँ कि नियुक्ति में राजनीति होती है, वरिष्ठता योग्यता की अनदेखी कर दी जाती है, मुख्यमंत्री बदलने पे मुख्य सचिव बदल जाते हैं। तो जुड़ी हुई बातें हैं आपस में कि चूंकि मुख्यमंत्री के पास एक ही प्रमुख परामर्शदाता है, वो पसंद को प्राथमिकता देता है, परंपराओं को कई बार तोड़ा जाता है। सबसे वरिष्ठ आईएएस को नहीं बनाया जाता कई बार मुख्य सचिव। दलगत राजनीतिक आधार पर देखा जाता है कि किसकी नजदीकी किस पार्टी से है, किसके साथ कौन ज्यादा कंफर्टेबल है काम करने में। केंद्र में भी प्रधान सचिव के लेवल पे ऐसा होता है, लेकिन मंत्रिमंडल सचिव में परंपराएं चलती रहती हैं। अब राज्य में चूंकि हम बात कर रहे हैं कि एक ही है, तो अब परंपरा या पसंद
जीत पसंद की होती है। कई बार ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं, सरकार बदली है, मुख्य सचिव बदल दिए जाएंगे, तो अगर राज्य में कल कमलनाथ मुख्यमंत्री, आज शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, अब हो सकता है कि वो पिछले सरकार के मुख्य सचिव को बदल दें, अपना दूसरा, भले उनका कार्यकाल बचा हो, भले वो सबसे सीनियर आईएएस हो, लेकिन वो पिछली सरकार के साथ काम कर रहे थे तो उनसे जुड़े, उनसे नजदीकियां थीं। अब सरकार को लगता है कि हमें कैसे निष्पक्ष भाव से सहयोग दे पाएंगे। अक्सर राज्यों में ऐसा हो जाता है, गठबंधन सरकार के दौर में भी हो जाता है कि सरकारें स्थायी नहीं हैं, बदलती हैं, सीएम बदलते हैं, मुख्य सचिव भी बदल दिए जाते हैं। या नहीं भी 5 साल के पहले सरकार गिर रही है तो 5 साल बाद चुनाव हुए, नई सरकार बनी, पिछली सरकार के जो मुख्य सचिव थे अभी उनका टेन्योर बचा है, अब नए सीएम की मर्जी है कि वो उन्हें कंटिन्यू करेंगे और या तो कई बार सीनियर को नहीं बनाया जाता मुख्य सचिव। कई बार ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि सीनियर खुद मना कर देते हैं मुख्य सचिव बनने से। चूंकि आप देखेंगे ये एकदम सीनियर आईएएस अधिकारी राज्य के हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अवधि प्रणाली के तहत केंद्र में सेवा दे रहे होते हैं। जब राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति का समय आता है तो उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई सीनियरिटी के आधार पे आप मुख्य सचिव बनने के लिए योग्य हैं, लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि हम केंद्र में ही ज्यादा खुश हैं, वापस हमें अब राज्य में लौट के नहीं आना है, तो वो खुद स्वेच्छा से भी मना कर देते हैं कि नहीं, आप हमें छोड़ दीजिए, हम अब केंद्र में ही बचा हुआ अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, राज्य में लौट के नहीं आएंगे। भाई सबकी अपनी अपनी सोच है। कई को लगता है कि भाई दिल्ली ज्यादा अच्छी, यहीं रहो, अब क्या वापस राज्य में लौट के जाओ। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जो सीनियर आईएएस हैं वो स्वेच्छा से भी मना कर देते हैं। टकराव की स्थितियां मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपालों के साथ, कई बार राज्य में केंद्र के मंत्रिमंडल सचिव के जैसा राज्य में भी मंत्रिमंडल सचिव की स्थापना हो गई है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल ने अपने अलग परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर ली है। अलग अलग राज्यों में कभी कभी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। बिहार में 356 लगा, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल बूटा सिंह वो अपने अलग परामर्शदाता नियुक्त कर लेंगे, मुख्य सचिव को साइड कर देंगे। यूपी में मायावती सीएम बनेंगी, अलग से मंत्रिमंडल सचिव का पद बना लेंगी, मुख्य सचिव को साइड कर दिया जाएगा। अक्सर कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनती। स्पेशली आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के तो कई मुख्य सचिव ऐसे हुए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के, हत्या के तक आरोप लगे हैं, सीबीआई जांचें हुई हैं या चल रही हैं, जेल तक गए हैं मुख्य सचिव, ऐसी स्थितियां तक बनी हैं। इन सबका परिणाम हुआ है कि मुख्य सचिव की जो उन्नत स्थिति है, बहुत सारी भूमिका शक्तियां हैं, डाउन हो गई हैं। पद की उतनी इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं रह गई है जितनी कि एक जमाने में कभी पहले हुआ करती थी। फिर भी भाई सर्वोच्च प्रशासनिक मुखिया है राज्य का, तो अपने आप में एक महत्व तो रखता ही है। 3 मंजिला इमारत में हम देखते हैं मंत्रालय, सचिवालय, निदेशालय, तो ये तीसरी सबसे निचला स्तर है राज्य निदेशालय, जो कि वास्तव में नीतियों के क्रियान्वयन के काम करता है। हम देखते हैं कि गृह मंत्री मंत्रालय है, गृह सचिव सचिवालय है और पुलिस महानिदेशक निदेशालय। गृह मंत्री का काम है नीतियां बनाना, गृह सचिव का काम है परामर्श देना और पुलिस महानिदेशक का काम है उन नीतियों को जनता के बीच में लागू करना। तो ये वही तीसरा स्तर निदेशालय स्तर है। हर राज्य में आप देखेंगे तो नीतियों के क्रियान्वयन करता
तंत्र के रूप में राज्य निदेशालयों की स्थापना की गई है। जनरली नाम निदेशालय है, कहीं कहीं इनको संचालनालय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इनका नाम संचालनालय है, जनरली निदेशालय कहते हैं। अब इसकी अगर विशेषताएं देखें, कुछ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। निदेशालय मतलब निदेशकों का घर, निदेशालय मतलब निदेशकों का घर। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि घर नहीं, ऑफिस होता है। सचिवालय सचिवों का घर, निदेशालय निदेशकों का घर। सचिव का काम निर्माण में परामर्श, निदेशक का काम क्रियान्वयन। तो निदेशकों के कार्य करने का स्थान है। इसके अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं। सचिवालय में आप देखते हैं कि जो सचिव हैं, विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं। जनरली वो हमारे देश या राज्य में आईएएस अधिकारी होते हैं, मतलब सामान्यज्ञ होते हैं। लेकिन निदेशालयों का काम क्रियान्वयन करना है। इनमें हम इनके जानकार विशेषज्ञों की ही नियुक्ति करते हैं। गृह सचिव एक आईएएस अधिकारी हो सकता है, लेकिन राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी आईपीएस ही होता है। उसी तरह से और विभागों के निदेशक आप देखेंगे, वो उस काम के, उस विभाग के जानकार विशेषज्ञ ही होते हैं। विभाग का सचिव आईएएस हो सकता है, जनरली आईएएस ही होता है। विशिष्ट प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं। भाई सबके अपने अपने काम है। शिक्षा का अपना काम है, स्वास्थ्य का अपना काम है, गृह का अपना काम है। एक पर्टिकुलर जिस काम के लिए इनकी स्थापना हुई है वही काम करते हैं। निदेशालयों के प्रमुख अधिकारी को निदेशक या संचालक कहा जाता है। कहीं कहीं इन्हें आयुक्त, नियंत्रक, मुख्य अभियंता, महानिदेशक, इन सब नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग राज्य में जहां जैसे नाम है। जनरली डायरेक्टर, निदेशक, संचालक, लेकिन और भी नाम। निदेशालय का मुख्यालय राज्य की राजधानी में या किसी प्रमुख नगर में हो सकता है। जनरली आप देखेंगे जो सचिवालय होता है वो राजधानी में होता है, लेकिन निदेशालय जरूरी नहीं है कि राजधानी में हो, वो कहीं और भी हो सकता है। क्षेत्रीय जिला कार्यालय भी होते हैं, जहां संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक ये सब होते हैं। शिक्षा वगैरह में आप देख लें, पुलिस में ही आप देख लें तो डीजीपी है, लेकिन फिर आप नीचे आए पूरी हायरार्की देखें तो आईजीपी, डीआईजीपी, उसी तरह से शिक्षा में या बाकी में भी नीतियों को क्रियान्वित करना है। पूरा राजधानी से लेके जिले तक, तहसील तक पूरी हायरार्की होती। सचिवालय में निदेशालय का नियंत्रक विभाग होता है, जहां से उसे निर्देश प्राप्त होते हैं। तो अल्टीमेटली तो सचिवालय ने नीति बनाई है 3 मंजिला इमारत में। निदेशक का बॉस सचिव है, तो डायरेक्शन वहीं से मिलते हैं ना, और फिर ये काम करते हैं। जो निदेशालयों के निदेशक हैं, विभाग अध्यक्ष कहा जाता है उन्हें। और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत समस्त स्टाफ या कर्मचारी जो इसका निदेशालय का है, वो इसके अंडर में काम करता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। काम देखेंगे आप, राज्य निदेशालय के काम सबसे महत्वपूर्ण काम है नीतियों का क्रियान्वयन करना। उसी से जुड़े जो काम हैं, तो अपने विभागीय बजट की संरचना, भाई ये जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर रहे हैं, यही सचिवालय को बताएंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए अगले साल के खर्च के लिए, पीछे हमने कितना खर्च किया। और अगला सचिव को तो बंद एसी कमरे में ऑफिस में बैठ के योजना बनानी है, लेकिन जमीन में
पसीना बहा के काम तो इन्हीं को करना है जो निदेशालय के लोग हैं, इन्हें सारी जमीनी सच्चाइयां पता होती। परिणाम होता है क्या कि ये नीति निर्माण में तकनीकी परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं। जिला स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो क्रियान्वयन हो रहा है उसका निरीक्षण करते हैं। अनुदान संवितरण है, बजट बांटना है, वो सब काम करते हैं। अपने अधीनस्थों की नियुक्तियां करना है, ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, छुट्टी, जो भी कार्मिक प्रशासन से जुड़े काम है सब ये करते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करना है तो ये करते हैं अपने विभाग से जुड़ी हुई। लोक सेवा आयोग को पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में परामर्श देते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना इनका काम है, जो अपने विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए। रिसर्च वर्क करेंगे अपने विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे सम्मेलन होते हैं हमारे देश में, देखिए आप पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन है, डीजीपी कॉन्फ्रेंस या और उसी तरह से अलग अलग विभागों के सम्मेलन, तो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। देखिए अंतर्राज्यीय भारत सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलन या और जो भी सम्मेलन है तो उन सब में शामिल। तो ये सब काम होते हैं निदेशालय के। मंत्रालय निर्माण, सचिवालय निर्माण में परामर्श और निदेशालय नीतियों को लागू करना। और लास्ट टॉपिक जो कि अलग अलग जगहों पे चर्चा होती है, सचिवालय और निदेशालय के आपसी संबंध। दो आधारों पर हम सचिवालय और निदेशालय के संबंधों की चर्चा करते हैं। यहां उस मुद्दे के डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है हमें। हमने बताया आपको कि जो सचिव होता है वो आईएएस मतलब सामान्यज्ञ होता है, और जो निदेशक होता है वो विशेषज्ञ होता है। तो सचिव और निदेशक या सचिवालय और निदेशालय के बीच के संबंधों को सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के बीच के संबंधों की संज्ञा दी जाती है। जो संबंध सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के बीच का होता है वही संबंध सचिवालय और निदेशालय के बीच का होता है। सामान्यज्ञ विशेषज्ञ वाला टॉपिक जब अलग से हम चर्चा करते हैं तो वहां देख लेते हैं उसको। जो वो सामान्यज्ञ विशेषज्ञ का रिलेशन है वही यहां सचिवालय और निदेशालय का रिलेशन हो जाता है। दूसरा, इनके बीच का संबंध सूत्र और स्टाफ के बीच का संबंध होता है। सचिव का काम है निर्माण, निदेशक हम देख रहे हैं उसमें तकनीकी परामर्श प्रदान करता है, तो वो स्टाफ हो जाता है। तो जो रिलेशन सूत्र और स्टाफ के बीच का होता है वही संबंध सचिव और निदेशक के बीच का होता है। तो इन दो आधारों पर हम सचिवालय और निदेशालय के आपसी संबंधों की चर्चा करते हैं। यही पूरा टॉपिक है सचिवालय और निदेशालय, या पूरा जो हमने देखा है राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, निदेशालय। तो आज यहीं तक। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आज की क्लास यहीं रोकेंगे और कल फिर आगे बढ़ाएंगे। पूछना है किसी को कुछ? कुछ नहीं पूछना है